इजराइल हमास जंग पर गाजा पट्टी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। गाजा पट्टी में घुसी इजराइल की फोर्सेस, बंधकों की तलाश में इजराइल की सेना है। हमास के खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी, टैंक्स के साथ बड़ी संख्या में दाखिल हुई है इजराइल की सेना। इजराइल की सेना की तरफ से यह दावा किया गया है, हमास के खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। बंधकों की तलाश में इजराइल की सेना है और गाजा पट्टी में इजराइल की फोर्सेस घुस चुकी है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, लगातार जंग जारी है और इस बीच अब यह दावा किया जा रहा है इजराइल की सेना की तरफ से कि वो गाजा पट्टी में दाखिल हो चुके हैं। पहला काम यह किया जा रहा है कि जो हमास की तरफ से बंधक बनाए गए थे लोग, उनकी तलाश की जा रही है स्पेशल फोर्सेस की तरफ से। और अब यह कहा जा रहा है कि हमास के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी में है इजराइल। हमास की तरफ से शुरुआत की गई और उसके बाद काउंटर अटैक किस तरीके से इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, देखिए तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अपडेट भी एबीपी न्यूज आपको दे रहा है और अब यह जानकारी मिल रही है कि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना घुस चुकी है। बंधकों की तलाश सबसे पहले की जा रही है इजराइल की फोर्सेस की तरफ से और अब आने वाले समय में बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है इजराइल की सेना की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। लगातार हो रहे हमलों के बीच गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है इजरायली सेना और अब यह माना जा रहा है कि बहुत बड़ा एक्शन, जिस तरीके से इजराइल की पीएम लगातार बार कह रहे थे कि बार उनकी तरफ से कहना था कि बड़ा एक्शन लिया जाएगा और अब यह माना जा रहा है कि बड़ा ऑपरेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। जंग के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की सेना के गाजा में घुसने की खबर के बीच बड़ा अपडेट यह है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी किया है। इस हमले को इजराइल नहीं भूलेगा, ये कहना है, दुनिया को भी नहीं भूलने देगा। तो इजराइल की सेना के गाजा में घुसने की खबर के बीच बड़ा अपडेट, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी किया है और उनका यह कहना है कि इस हमले को दुनिया को भी हम नहीं भूलने देंगे, बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिस तरीके से अपडेट ये है कि गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है इजराइल की सेना और अब किसी भी वक्त बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल सकता है। जो जंग है वो और बड़ी हो सकती है, जो हमले हैं वो और बड़े हो सकते हैं। और इस बीच ये बयान आया है इजराइल की पीएम की तरफ से, दुनिया को भी नहीं हम ये ऑपरेशन भूलने देंगे। इस हमले को इजराइल नहीं भूलेगा, ये कहा है, दुनिया को भी हम नहीं भूलने देंगे। हमास की तरफ से जिस तरीके से हमला किया गया, बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ, उसके बाद से लगातार काउंटर अटैक जारी हैं और हमला करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। साफ तौर पर अपने बयान में नेतन्याहू ने इस बात का जिक्र किया है, हमास का पूरी तरह से खात्मा कर देंगे। शुरुआती दौर से ये कहते आए हैं और ये तो अभी शुरुआत है, हमला करने वालों को कीमत चुकानी होगी। जिस तरीके से हमला किया गया हमास की तरफ से और जिसने ये हमला किया है उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और किस तरीके से कीमत चुकानी पड़ेगी, ये कहा जा रहा है कि बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी में है इजराइल और गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है इजरायली सेना और किसी भी वक्त ये बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल सकता है। और इसी बीच नेतन्याहू का ये बयान कई हिसाब से मायने रखता है, जिसमें उनका ये कहना है कि ना तो इजराइल ये भूलेगा और ना ही दुनिया को हम ये भूलने देंगे। ये तो अभी शुरुआत है और अब आगे क्या होगा ये दुनिया को भी हम नहीं भूलने देंगे। जंग के बीच अभी की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा हमला किया गया हमास की तरफ से, एक साथ 5,000 जो मिसाइलें थी, रॉकेट थे, वो दागे गए थे इजराइल पर, बड़ा नुकसान उस वक्त हुआ था। और उसके बाद लगातार काउंटर अटैक इजराइल की तरफ से भी किए जा रहे हैं, बड़ा नुकसान हमास को भी पहुंचा है। और इस बीच लगातार दोनों तरफ से जो हमले हैं वो बरकरार हैं और इस बीच
एक बड़ा स्टेप लिया गया है इजराइल की तरफ से, गाजा पट्टी में दाखिल हुई है इजराइल की फोर्सेस। सबसे पहले काम यह किया जा रहा है कि जिन लोगों को बंधक बनाया गया था उन्हें छुड़ाया जाए, और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए इस खबर पर पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। आशीष, पहले गाजा पट्टी में दाखिल होती है फोर्सेस, अब नेतन्याहू का यह बयान सामने आया है कि जो ऑपरेशन इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, ना तो ये इजराइल भूलेगा और ना हम इसे दुनिया को भूलने देंगे। ये एक शुरुआती जो लाइंस बेंजामिन नेतन्याहू ने कही है, ये सीधे सीधे इसी तरफ इशारा कर रही है कि आगे और भी काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, जो कुछ एक्शन हमास की तरफ से हुआ पिछले शनिवार की सुबह, और अब तक जो पिछले 6 दिनों में लगातार इजराइल की तरफ से रिएक्शन के तौर पर देखने मिल रहा है, ये सब कुछ जाहिर सी बात है कि दुनिया ऑलरेडी नहीं भूलने वाली। लेकिन जब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम दुनिया को नहीं भूलने देंगे, इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे वो। और अमेरिका की तरफ से अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट ऑलरेडी मिल चुका है, और उसके बाद में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली, कल सेक्रेटरी ब्लिंकन यहाँ पर आए थे, आज सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन यहाँ पर आए थे। अगर अमेरिका जैसे देश के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बैक टू बैक 2 दिन आ जाए तो फिर इजराइल का जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम हाई हो जाता है। और एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे देखने मिल रही है। हमास को बहुत बड़े सबक सिखाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इसकी रेकी जिसे कहते हैं कि एक छोटा सा तैयारी के तौर पर यह हमें देखने मिला जब इजराइल के स्पेशल फोर्सेस ने सर्जिकल स्ट्राइक की गाजा पट्टी में आज ही के दिन, और इसकी पुष्टि इजरायली एयरफोर्स ने की। किस तरह से वो अंदर गए, बंधकों को, जो इजरायली बंधक हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई, उन्हें लोकेट करने की कोशिश की गई। लोकेट हुए या नहीं हुए उसकी डिटेल्स इजरायली एयरफोर्स ने नहीं दी है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन ज़रूर किया गया, रेकी की गई। किस तरह से जो हमास के टेररिस्ट हैं कोई सेल वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर फोर्सेस जब गाज़ा में जाएंगी तब उन्हें किस तरह का रेजिस्टेंस मिलेगा, ये सब कुछ देखने समझने के बाद में जो छोटी टीम्स होती हैं इजरायली स्पेशल फोर्सेस की, वो वापस गाज़ा से बाहर भी आ गई। यानी कि एक रेकी वाला काम कर दिया उन्होंने, 2 पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आर्मी पूरी तरह से कूच करेगी गाज़ा पट्टी पर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या कुछ देखने और समझने की ज़रूरत है इजरायली फोर्सेस को, और दूसरा बंधकों की क्या स्थिति है। अगर किसी तरह के स्पेशल ऑपरेशंस करके बंधकों को छुड़ाया जा सके तो ये भी इजराइल के टॉप प्रायोरिटीज़ में से एक है। दोनों चीज़ें हमें देखने मिली, और अब बेंजामिन नेतन्याहू का ये स्टेटमेंट साफ दर्शा रहा है कि वो किसी बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में या दिनों में वो मिलिट्री लीडरशिप को गाज़ा पर कूच की तैयारी के लिए गाज़ा पर कूच का ऑर्डर भी दे दे, क्योंकि तैयारी तो हम लगातार देखते ही रहे और दर्शकों को दिखाते भी रहे हैं। तो केवल एक पॉलिटिकल मैंडेट की ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल ऑर्डर की ज़रूरत है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को, और वो जब प्राइम मिनिस्टर से मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है कि घंटों में ही इजरायली फोर्सेस गाज़ा पट्टी पर होंगी। जी, अभिषेक भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक तरफ तो लगातार इजराइल की तरफ से बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की भी बात कही जा रही है, बड़ा एक्शन लेने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान का लगातार समर्थन मिल रहा है हमास को, और साफ तौर पर यह धमकी भी ईरान ने दी है कि इजराइल की तरफ से अगर जो हमले हैं वो नहीं रोके गए तो जो ये युद्ध है ये कई मोर्चे पर खुल सकता है। इस धमकी को कैसे माना जाए? क्या जो दोनों देशों के बीच जो ये जंग है हमास और इजराइल के बीच में, क्या ये अब महायुद्ध में तब्दील होती जा रही है? क्या ये माना जाए? अभी तक अगर ईरान की धमकी का पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको ये क्लियर होगा कि ईरान अभी तक सिर्फ धमकी पर ही टिका हुआ है। और देखिए, ये धमकी देना ईरान की मजबूरी, इसे समझा जाना चाहिए। ईरान का स्टेक है, इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी है। ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसने जितनी बार डेवलप करने की कोशिश की है, उसका सबसे बड़ा नुकसान इजराइल ने ही किया है। तो वो पुरानी अदावत है, और इस मौके पर ईरान चुप बैठेगा ये मुमकिन भी नहीं है। और इजराइल भी बोल रहा है कि ईरान का पूरा हाथ है हमास के इस अटैक के पीछे। लेकिन इस जुबानी जंग के आगे आकर के हम देखें तो ईरान ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जो कि इस लड़ाई में कहीं से ईरान को सीधे तौर पर पार्टी बनाता है।
है। और यहां एक बड़ा किरदार यूएस का भी है, जिस तरह से अमेरिका इस मामले में खुल के सामने आ गया है और उसने वारशिप अपने यहां तैनात कर दिए हैं, नजदीक तैनात कर दिए हैं। ब्रिटेन ने जिस तरह का मैसेज दिया है, तो ईरान का खुलकर उतरना मुमकिन भी दिखता नहीं है। लड़ाई उसी सूरत में आगे बढ़ सकती है जब लेबनान की ओर से कुछ ऐसे हमले हों नॉर्दर्न फ्रंट पे जो कि एक नया मोर्चा खोल दें। अगर वो एक नया मोर्चा खुलता है तो उस मोर्चे को आगे देखते हुए अभी तक तो हम एयर स्ट्राइक ही देखते आए हैं, हवाई हमले ही देखते आए हैं। अब जब गाजा पट्टी के अंदर दाखिल हो गई है फोर्सेस, तो क्या अब ग्राउंड पर ही उतना तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। ग्राउंड पर क्या इजरायली फोर्सेस गाज़ा पट्टी में घुस चुकी हैं? जी हाँ, घुस चुकी हैं, लेकिन वो सर्जिकल स्ट्राइक टाइप से, यानी कि छोटी टीम्स गई, अपना रेकी किया, उन्होंने बंधकों को किस तरह से लोकेट करना है, देखना है, समझना है, वहाँ पर कहाँ से किसी और स्पेशल ऑपरेशंस के ज़रिए उन्हें छुड़ाया जा सकता है, कहाँ उन्हें रखा गया है, ये सब कुछ रेकी करके वो आए। हो सकता है छुटपुट कोई इनकाउंटर भी हुआ हो हमास के आतंकियों के साथ में, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर इसे किया गया है। दूसरी चीज़, क्या केवल और केवल अब ग्राउंड पर एक्शन दिखेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब आर्मी मूव करेगी ना, तब एयर और लैंड कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होंगे, यानी कि तब भी आर्मी के मूवमेंट के टाइम पर भी आपको एयरफोर्स, हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, स्पेसिफिकली ड्रोन्स और सारी जो एरियल एसेट्स होते हैं जिसके लिए लैंड एयर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, आर्मी नीचे मूव करेगी और उसके ऊपर आपको ठीक आर्मी के मूवमेंट के पहले हवाई हमले भी दिखाई देंगे। और साथ ही साथ जब आर्मी मूव कर रही होगी तब भी एयर लैंड कोऑर्डिनेशन के तौर पर हमें मूवमेंट दिखाई देगी। लेकिन फ़िलहाल के तौर पर हम दर्शकों को ज़रूर बता सकते हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाज़ा पट्टी में एंटर कर गई हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात बेंजामिन नेतन्याहू ने की, और ये एक सिग्नल सा है। उन्होंने कहा है कि अभी हमारे दुश्मनों ने जो भरपाई करनी शुरू की है उसकी केवल शुरुआत है और उन्हें काफ़ी और बड़ा हैवी प्राइस पे करना है। और ये मतलब है कि अब तक जो हमने देखा, चाहे वो हमास पर बहुत ज़्यादा अटैक्स हो, एयरफोर्स से हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जितने भी हमने अभी तक फ़िलिस्तीन में विशेष तौर पर गाज़ा पट्टी पर हमने जितना डैमेज देखा, ये केवल शुरुआत बता रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और ये संकेत आप समझिए कि अगर ये केवल शुरुआत है तो आगे और क्या कुछ होने वाला है, और आगे क्या वो और भी मिडल ईस्ट के बाकी देशों में भी, जैसे ईरान है, लेबनान है, वहाँ पर भी क्या वो इस फ्रंट को खोलने को लेकर तैयार है? विशेष तौर पर तब जब अमेरिका के विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर बैक टू बैक 48 घंटे के अंदर इजराइल में आते हैं। क्या और भी ज़्यादा प्राइस का केवल यही मतलब है कि गाज़ा पट्टी पर पूरी तरह से जो इजरायली आर्मी है वो दावा ठोक देगी, वो पूरी तरह से कूच करके उसे कैप्चर कर लेगी, जिसके संकेत उन्होंने दिए थे 4 दिन पहले, कंप्लीट सीज ऑफ गाज़ा कह के। और अभी ये शुरुआत है, तो आगे क्या कुछ बड़ा होगा ये बेंजामिन नेतन्याहू जब शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे तभी पूरे विश्व को क्लियर हो जाएगा। लेकिन संकेत उन्होंने दे दिए कि अभी जो भी कुछ आपने तबाही देखी गाज़ा पट्टी पर, वो केवल शुरुआत है, अभी और भरपाई करने दुश्मनों को बाकी है। बिल्कुल शुरुआत है। जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, कहीं ना कहीं यही संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अभिषेक, दूसरी तरफ हमास का क्या? क्योंकि हमास की तरफ से ही इसकी शुरुआत की गई थी, और आप सोचिए कि इजराइल के सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमास ने हमला किया। अब जब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी इजराइल कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब हमास क्या बड़ा एक्शन लेगा? क्योंकि उसकी तरफ से भी लगातार धमकियां दी जा रही है। हमास के पास अभी जो वहाँ ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो अभी नुकसान तो हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको वाइप आउट कर दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया है। आज भी हमने देखा कि हमास की ओर से अटैक हो रहे थे इजराइल के शहरों पर, रॉकेट अटैक। स्देरोत का जो अटैक है वो तो हमने अपनी आंख से देखा किस तरह से अटैक किया गया। गाज़ा से सटा हुआ जो इजराइल का दक्षिण का जो शहर है वहाँ अटैक हमास ने किया। तो हमास के पास ये पावर है। और दूसरी बात ये भी है, और इसमें कोई डाउट नहीं कि हमास के पीछे ईरान खड़ा है। हमास को जो फंडिंग है वो वहाँ से मिल रही है, जिसके बारे में खुद इजराइल की एजेंसी से लेकर के इजराइल का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो खुल करके बोल रही है कि ईरान इसके पीछे है। तो हमास को इतनी जल्दी हम ये भी नहीं कह सकते अंडरमाइन कि हमास इतनी जल्दी घुटने टेक देगा। हाँ, ये जरूर देखना होगा कि इजराइल की फौज गाजा पर कब तक डिसाइसिव एक्शन लेती है और गाजा को कंट्रोल में कब तक कर लेती है।
है। अगर वो गाजा को कंट्रोल में कर लेते हैं तो फिर वो एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि हमास ने गाजा के भीतर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है, खास तौर पर जो अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बना रखा है, उसको अगर ध्वस्त कर देती है तो हमास को आप कह सकती हैं वास्तविक नुकसान हो सकता है। ठीक है अभिषेक, आपके पास ही वापस लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इजराइल हमास जंग पर बयान जारी करेगा अमेरिका, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। व्हाइट हाउस बयान जारी करेगा, लगातार समर्थन दे रहा है इजराइल को, और अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से बयान जारी होगा। व्हाइट हाउस जो है बयान जारी करेगा इजराइल हमास जंग के बीच में। यह बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट। अभिषेक, क्या बयान हो सकता है, क्योंकि इस शुरुआती दौर से हम देख रहे हैं समर्थन तो पूरा मिल रहा है अमेरिका की तरफ से, अब बयान जारी करने की बात सामने आ रही है। क्या बयान जारी किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से? देखिए, अमेरिका की ओर से सबसे अहम बात ये देखने वाली है आयुषी कि बयान कोई एक बार जारी नहीं किया जा रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन कितनी बार मीडिया के सामने आए हैं, उनके जो विदेश मंत्री हैं उनका इस पूरे घटनाक्रम में क्या किरदार रहा है, वो कहाँ कहाँ गए हैं, जो उनके एनएसए हैं उनकी मीटिंग्स किससे किससे हुई है, उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनका क्या बयान, आप ये सब चीज़ अगर मिला के देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका इस मामले में किस हद तक स्टेक होल्डर है। और जब मैं स्टेक होल्डर आपसे कहता हूं तो सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका इजराइल और हमास की इस लड़ाई में परोक्ष रूप से, परोक्ष मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से वो पूरी मजबूती के साथ में खड़ा है। इस मामले में ईरान को कैसे कंटेन करना है, इस मामले में लेबनान को कैसे कंटेन करना है, और इस मामले में इजराइल जो कदम उठा रहा है उस मामले उसको लेकर के जो रिएक्शंस होंगे उन रिएक्शंस को किस तरह से काउंटर करना है, इन तमाम मोर्चों पर अमेरिका साथ है। और देखिए एक बात और है, अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि वहां पर बाइडेन पर लगातार रिपब्लिकन्स की ओर से आरोप लग रहे हैं कि बाइडेन ने जो $6 बिलियन दिए हैं ईरान को, यही वजह थी कि इतना ताकत मिली है हमास को, और एक तरह से हमास के इस अटैक को बाइडेन ने फंड किया है। तो वो इंटरनली भी दबाव में हैं और उनके ऊपर विदेश नीति के तौर पर भी इजराइल की खुलकर मदद करने का दबाव है। जी आशीष, जिस तरीके से बयान जारी हो रहे हैं, इससे पहले हमने देखा था कि अब इजराइल के लिए अमेरिका बयान जारी करने वाला है। शुरुआती दौर से समर्थन मिल रहा है, ब्रिटेन भी पूरी तरह से समर्थन दे रहा है। दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि हमास को ईरान का पूरा समर्थन मिल रहा है, रूस की तरफ से भी बयान जारी हो गया है। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जो ये देश है ये एक बड़ा सपोर्ट पैदा कर रहे हैं दोनों देशों को, दोनों जिनमें जंग इस वक्त जारी है। दो चीज़ें होंगी व्हाइट हाउस के जो स्टेटमेंट इशू करने की बात कही जा रही है। पहला एक होगा पॉलिटिकल, ग्लोबल पॉलिटिकल लेवल पर, जिसमें विशेष तौर पर सेक्रेटरी ब्लिंकन जब कल यहाँ पर आए थे और आज पैलेस्टीनियन लीडरशिप से वो मिल रहे हैं। आज इजराइल में सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन जो डिफेंस मिनिस्टर है अमेरिका के, वो आए थे। उसको उन दोनों के जो बैक टू बैक दौरे हुए हैं उसके क्या कुछ आउटकम हैं, क्योंकि वो इजराइल में भी मिले और साथ ही साथ पैलेस्टीनियन लीडरशिप से भी मिले हैं। तो जब दोनों तरफ से बातचीत हुई तो उनका क्या आगे असेसमेंट है या फिर आगे क्या कुछ आगे वे फॉरवर्ड है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये एक मजबूत बात होगी इस पूरे व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में। दूसरा होगा मिलिट्री डोमेन में। एक तो हो गया पॉलिटिकल डोमेन वाला, दूसरा होगा मिलिट्री डोमेन में। मिलिट्री डोमेन का बात व्हाइट हाउस की तरफ से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो शुरुआत से डर बना हुआ है कि इजराइल और हमास के बीच का युद्ध कहीं फैल न जाए पूरे मिडिल ईस्ट में, और मिलिट्री डोमेन में अमेरिका ये सबसे पहले प्रिवेंटिव स्टेप जिसे कहते हैं वो ऑलरेडी उन्होंने कर दिया। विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड उन्होंने लगा दिया F-18F के साथ, F-18E फाइटर जेट्स के साथ, सुपर हॉर्नेट्स के साथ में। और ये इस बात का संकेत था कि वो नहीं चाहता है अमेरिका कि बिल्कुल भी हमास और इजराइल के अलावा कोई तीसरा देश किसी भी तरह से इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाए, और इसीलिए एक प्रिवेंटिव स्टेप लेके उन्होंने मिलिट्री डोमेन में एक बड़ा कदम उठाया। और एग्जैक्टली यही चीज़ मिलिट्री अपडेट के तौर पर क्या कुछ और अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है ताकि संदेश ईरान को भी चले जाए, लेबनान को भी चले जाए, सीरिया को भी चले जाए कि अमेरिका डटा हुआ है इजराइल के साथ में। तो ये दो डोमेन्स हमें देखना होगा व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट की तरफ। जो व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट्स आएगी उसमें ये इन दो डोमेन्स पर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोकस किया जाएगा। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। इजराइल के अश्कलोन में फिर से रॉकेट अटैक। सायरन के बाद
धमाके की आवाज सुनी गई है। गाजा बॉर्डर के नजदीक है अश्कलोन शहर और अश्कलोन में लगातार सायरन बज रहा है। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त का बड़ा अपडेट। इजराइल के अश्कलोन में धमाकों की आवाज सुनाई दी है और लगातार देखिए मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट वहां से दे रहे हैं। अभिषेक, इजराइल ने हमास के हमले के पीछे कई बार ईरान का नाम लिया है, तो क्या युद्ध का एक और फ्रंट ईरान की ओर भी खुल सकता है? क्या ये माना जाए? अभी आयशी खुल सकता है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ईरान का जो किरदार है, देखिए अभी वो आरोप के लेवल पर है। इजराइल आरोप लगा रहा है, ईरान इजराइल पर आरोप लगा रहा है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या इससे आगे बढ़कर के भी कोई कदम ईरान उठाता है क्या, क्योंकि इजराइल ने इसके पहले ईरान की जमीन पर एक नहीं बल्कि कई ऑपरेशन किए हैं और वो सबकी जानकारी में है। वो ऐसा भी नहीं कोई छुपे हुए ऑपरेशन है, और उन ऑपरेशंस में जो ईरान की जो न्यूक्लियर क्षमता है, जो ईरान कोशिश कर रहा था यूरेनियम इनरिच करने की, परमाणु बम बनाने की, उसको धज्जियां उड़ा दी हैं उसकी इजराइल ने। तो ईरान का तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ईरान स्कोर करना चाहेगा, मगर वो ऐसा करता है या नहीं, अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ईरान सिर्फ इस मुद्दे को एक पॉलिटिकल लेवल पर एड्रेस कर रहा है। वो इजराइल को आरोपी ठहरा रहा है, इजराइल पर अटैक कर रहा है, लेकिन ये सब वर्बल हो रहे हैं। अभी कोई मिलिट्री जैसा कदम दिखाई नहीं पड़ा है। तो ये ऑब्जर्व करने की बात होगी। आप कुछ कह नहीं सकते जियोपॉलिटिकल में कि जो आज सिचुएशन है वो अभी कितने दिन तक बनी रहेगी, लेकिन हाँ, अगर ईरान का की ओर से एक भी कदम उठ जाता है तो आप जो बात कह रही हैं कि ये मामले में इसमें नया फ्रंट खुल जाएगा, ये मामला स्केलेट हो जाएगा और कुछ ज्यादा ही स्केलेट हो जाएगा। हालांकि चूंकि अमेरिका में देखिए डेमोक्रेट सरकार है, अगर रिपब्लिकन सरकार होती खुदा ना खास्ता, तो जिस तरह से सुलेमानी की हत्या की गई थी ट्रंप के समय में, वो जो बैकग्राउंड है, अगर रिपब्लिकन गवर्नमेंट होती तो ये जो पॉलिटिक्स की जानकार ये कह रहे हैं तो शायद रिस्पांस का लेवल कुछ और ही होता। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर कि ऑब्जर्व करना होगा कि ईरान क्या स्टेप इस पर लेता है और खास तौर पर यूएस की ओर से किस लेवल तक ईरान को पुश किया जाता है। जी आशीष, अब गाजा पट्टी में दाखिल होने के साथ ही जो बंधक बनाए हुए थे लोग, उन्हें पहले ढूंढने का काम किया जा रहा है, तलाश करने की काम किया जा रहा है। कितनी संख्या हो सकती है ऐसे लोगों की, और जब उन लोगों को ढूंढा जाएगा, तलाश लिया जाएगा, उसके बाद अगला स्टेप क्या लिया जा सकता है इजराइल की तरफ से? देखिए, एक रफ एस्टिमेट जो इजरायली फोर्सेस द्वारा बताया गया है 100 से 200 के बीच में है। वो एग्जैक्ट नंबर इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो एक मेन बार्गेन चिप होगा हमास के लिए कि इतने बंधक हमारे पास में हैं, और जब ये निगोशिएशन या फिर बार्गेन अगर कभी हमास करने की कोशिश करेगा तो वो इजराइल के लिए एक वीक पॉइंट साबित होगा, और इसीलिए वो एग्जैक्ट नंबर इजरायली डिफेंस फोर्सेस नहीं बता रहे हैं। दूसरी वजह ये भी है कि कई और देशों के नागरिक भी इसमें इन्वॉल्व हैं। कितने जिंदा हैं, बस लापता का नंबर 200 तक पहुंचा है, लेकिन कितने उसमें ज़िंदा हैं, कितने नहीं हैं, कितने जो बंधक बनाए जाने के बाद में मार दिए गए हैं। कई हो सकता है कि इस लगातार 7 दिनों की स्ट्राइक्स में जो एयर स्ट्राइक की जा रही है उसमें कई मारे गए हैं, लेकिन ये सब कुछ जब तक सबूत न मिल जाए, जब तक सामने देख नहीं ले जाए, तब तक ये एग्जैक्ट नंबर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन रेंज जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि क्या जो आगे कार्रवाई है वो किस तरह से होगी। 2 ही ऑप्शन होते हैं। पहला, आप स्पेशल ऑपरेशंस करते रहिए, लेकिन उसमें कोलैटरल डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और इजराइल ये नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से वो बंधकों, जो इजरायली बंधक हैं, उनको बचाने के लिए जो स्पेशल ऑपरेशंस करते रहें, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस करते रहें, वो हमास के लिए एक एडवांटेज पॉइंट निकल कर सामने आए, क्योंकि ये ऑपरेशंस आप टैंक्स के साथ में और फाइटर जेट्स के साथ में नहीं करेंगे। ये ऑपरेशंस आप छोटी छोटी टीम के तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक के पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे, और वहाँ पर अगर आप 10, 15, 20, 25, 30, 50 सैनिक लेकर जाते हैं इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए, 1 या 2 ठिकानों के लिए या 5 ठिकानों के लिए, तो हमास के सैनिकों को आपको लोकेट करना, मारना आसान होगा, और इसीलिए कोलैटरल डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा होगा ऐसे सिचुएशन में। तो कोशिश ज़रूर की जा रही है इजरायली फोर्सेस द्वारा, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि उसमें से जाहिर सी बात है कि इजरायली लोगों को, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिवार हैं, उन्हें सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा कि अगर कोई ज़िंदा था, समझिए कि आज शुक्रवार की शाम तक कोई ज़िंदा था,
तो फिर क्यों नहीं बचाया गया उसे या फिर बचाने की कुछ कोशिश की गई। तो इसीलिए ये कोशिश ज़रूर की जाएगी, लेकिन इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये किसी भी तरह से जो बंधकों का सिचुएशन है ये उनके लिए एक हमास के फेवर में एक बार्गेन पॉइंट के तौर पर जाए और उनकी एक इजरायली फोर्सेस की या इजरायली सरकार की वो एक वीकनेस वाली सिचुएशन बने। तो इसीलिए उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं देना चाहते हैं, केवल कोशिश की जा रही है, ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। जी अभिषेक, ईरान के बारे में आपने बताया जिस तरीके से धमकियां दी जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर अभी ऐसा कुछ ईरान की तरफ से नहीं देखने को मिला है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रूस की तरफ से भी लगातार बयानबाजी की जा रही है। रूस के हमने देखा कि पुतिन की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से आम लोगों की मौत हो रही है, उन पर हमला हो रहा है, ये बर्दाश्त रूस नहीं करेगा। अब रूस की भूमिका इस जंग में कैसे मानी जाए? दो तरीके से देखना होगा हमको रूस की भूमिका। पहला देखना होगा रूस और इजराइल के रिश्ते क्या हैं, और दूसरा देखना होगा कि रूस अमेरिका के साथ किस तरह का स्कोर सेटल करना चाहता है। ये दोनों बातें ध्यान देनी होगी। और हाँ, एक तीसरी बात और है, रूस और ईरान के रिश्ते। देखिए, जिस तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ है उसके बाद जिस तरह से स्थितियां बदली हैं, जिस तरह से नए साझेदारों का आपस का रिश्ता बना है, रूस और ईरान के बीच में जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग उस रूस यूक्रेन के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में हुई, जिस तरह से अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने एक पूरा का पूरा गुट बनाया है रूस के खिलाफ एग्रेशन का, ये तमाम सारी चीजें हैं जो मायने रखती हैं। ये भी हो सकता है कि इजराइल के साथ जो रिश्ते हैं रूस के, उसको बिना चोट पहुंचाए हुए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि अमेरिका बैकफुट पर आए, या फिर अमेरिका का जो अमेरिका के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इस मिडिल ईस्ट में, उसको चोट पहुंचे। क्योंकि देखिए, अमेरिका ने बहुत कुछ ऐसा किया था। सऊदी अरब के साथ में इजराइल की दोस्ती करवाने में उसकी भूमिका थी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ में इजराइल के रिश्ते ठीक करवाने में भूमिका थी। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जिससे कि अमेरिका के अपने जो इंटरेस्ट हैं वो यहां पर वो एक नई ही दिशाधारा में जा रहे थे। जरूर रूस चाहेगा कि इस एक घटना के जरिए कुछ और हो ना हो, लेकिन अमेरिकी हितों पर जरूर चोट की जाए, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध का जो एक स्कोर है वो तो कहीं ना कहीं सेटल करना ही है उसको, और उसका कोई मौका रूस छोड़ेगा नहीं। जी आशीष, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम माना जाता है इजराइल का, उसको चकमा देकर हमास ने हमला किया। उसके बाद लगातार बहुत सारे सवाल उठ रहे थे सुरक्षा पर भी। उसके बाद लगातार काउंटर अटैक किया जा रहा है, कड़ा रुख देखने को मिल रहा है नेतन्याहू का। तो क्या अब जिस तरीके से बैक टू बैक ये कार्रवाइयां हो रही है, गाजा पट्टी में एंट्री हो गई है और लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है, क्या ये अब माना जाए कि कहीं ना कहीं जो ये जंग है ये अपने निर्णायक मोड पर पहुंचने वाली है? बिल्कुल, यस, ये निर्णायक मोड पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है और काउंटडाउन शुरू हो गया। ये सारे के सारे एक सिस्टमेटिक तौर से ना स्टेप्स होते हैं। जब आर्मी मूव करनी होती है उसके पहले इस तरह से मैसिव एयर स्ट्राइक्स की जाती है ताकि रेजिस्टेंस कम मिले। जब आर्मी अंदर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर दिया जाए ताकि आर्मी की मूवमेंट एंट्री के टाइम पे बहुत ज़्यादा उन्हें कोलैटरल डैमेज नहीं मिले और दुश्मन कोई बहुत ताकतवर स्थिति में न रहे आपकी आर्मी पर अटैक करने के लिए। दूसरा, अगर आप देखें तो जो आज सर्जिकल स्ट्राइक की गई, ये भी क्लियरली यही दर्शा रही है कि आगे एक रेकी के तौर पर आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट उसमें कवर हो जाते हैं कि यह बंदूकों को छुड़ाने की कोशिश को लेकर क्या कुछ इजरायली फोर्सेस को करने की ज़रूरत है, और दूसरा, जब आर्मी अंदर जाएगी कुछ दिनों बाद तब क्या कुछ उन्हें फेस करने मिलेगा, क्या कुछ वहाँ पर रेजिस्टेंस हैं, क्या एंटी टैंक माइंस हैं, क्या जो सुरंगों का इस्तेमाल हमास के आतंकियों ने किया है। देखिए, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार 500 से 700 टैंक्स हैं, आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, ये सब कुछ जो हज़ारों की तादाद में सैनिक हैं, 3 लाख से ज़्यादा रिजर्विस्ट यहाँ पर रिपोर्ट कर चुके हैं ड्यूटी के लिए। ये सब हमास भी तो ओके, आई थिंक हमें शेल्टर लेना होगा क्योंकि सायरन बज गया है टेल अवीव में, और ये एक बार फिर दर्शा रहा है कि टेल अवीव भी अभी भी निशाने पर है। दर्शक ये सायरन्स सुन पाएंगे, यानी कि रॉकेट्स टेल अवीव की तरफ आ रहे हैं। मान थोड़ा सा अंदर चलते हैं, हम थोड़ा सा अंदर कवर लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी इस समय रात को हमने ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है और ना ही हेलमेट है, लेकिन सायरन्स लगातार बज रहे हैं और ये साफ साफ संकेत है कि अब अंदर शेल्टर लेने की ज़रूरत है। रॉकेट्स अभी तक फ़िलहाल हवा में दिखे तो नहीं है और कुछ ही समय मिलता है जब रॉकेट्स फायर कर दिए जाते हैं तब
आयरन डोम सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कुछ ही सेकंड्स का समय मिलता है। और जी ये आपको बिल्कुल आशीष, इस सायरन्स की मुश्किल आवाज घड़ी में आप भी जरूर अपना ध्यान रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।